नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम बात करें तो 3 इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक ट्रबल्ड सिचुएशन बनी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 3 टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन 3 टर्म्स का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो यील्ड इन्वर्जन, एक है सॉफ्ट लैंडिंग और तीसरा है रिवर्स करेंसी वॉर। यील्ड इन्वर्जन को अगर समझें तो इसमें आपके सामने ये जो ग्राफ है इसको आप समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को या किसी भी कॉरपोरेट कंपनी को, है ना, पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड रिलीज़ करते हैं। और उन बॉन्ड्स पे एक टाइम पीरियड लिखा रहता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो जितने साल का टाइम होता है, जितना लंबे पीरियड का एक बॉन्ड होता है, उतना ही उस पर एक रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होंगे, तभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। भाई सीधी सी बात है, एक बॉन्ड है 2 साल की मैच्योरिटी का, एक बॉन्ड है 10 साल की मैच्योरिटी का। अब इसमें 10 साल वाली में कोई अगर पैसा इन्वेस्ट करे, एक तो 10 साल तक उसका पैसा वहाँ पर पैक हो गया, यूज़ नहीं कर सकता, तो वो एक्सपेक्ट यही करेगा ना कि 10 साल वाली से उसको रिटर्न अच्छा मिले। जबकि 2 साल वाली में रिस्क रहता है कि हाँ भाई पैसा लगा दिया, पैसा निकाल लिया, काम खत्म बस। तो यहाँ पर रिटर्न थोड़े से कम होते हैं। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांस है। तो यहाँ पर आप देखो इस कर्व को, ये तो है यील्डिंग। यील्ड का मतलब हो गया कि जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको कितना रिटर्न मिलेगा पैसा, ठीक है, कमाई कितनी है, प्रॉफिट कितना है। और ये है टेन्योर पीरियड में, ठीक है, ईयर्स में। अब आप देखो कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये अलग अलग टेन्योर के बॉन्ड्स रिलीज़ किए जाएं, तो इनमें अगर नॉर्मल अगर देखा जाए ना परिस्थितियों को, तो उसमें तो क्या होगा कि 2 साल वाली पे जो रिटर्न है उसके कंपैरिजन में 5 वाली पे ज़्यादा होगा, 5 से 10 पे ज़्यादा होगा और 20 पे उससे ज़्यादा होगा। पर अभी की जो परिस्थिति बन रही है वो है उल्टी। और ये स्टीप वाला आप समझ गए कि ज़्यादा टाइम वाले में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कम टाइम वाले में कम प्रॉफिट हो रहा है। और फ्लैट वाली में मोर और लेस सब में बोले एक जैसा सा ही रिटर्न मिल रहा है। पर ये इन्वर्टेड आप देखो, इन्वर्टेड क्या शो कर रहा है कि कम टेन्योर वाला जो बॉन्ड है उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है उसको तो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा टेन्योर वाले में उसको मिल रहा है कम। तो यही परिस्थिति है, इसी को बोलेंगे हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ठीक है, कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं उनमें तो रिटर्न ज़्यादा मिले और लॉन्ग टर्म में कम मिले। ये परिस्थितियाँ कब बनती हैं? ये परिस्थितियाँ अभी के टाइम पे बनी हुई है, जिस तरीके से यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स राइज की है। दूसरी चीज़, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं स्लो डाउन, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने वाली है, मंदी में जाने वाली है। अब आप बताओ कि इस टाइम पर जो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे वो कौन से में जाएंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे या शॉर्ट टर्म में जाएंगे? आंसर होगा डेफिनेटली शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनको पता है कि अभी इकोनॉमी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रही है, तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल के अंदर अंदर हमारा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। और अब वो 30 साल, 10 साल, 20 साल का रिस्क नहीं लेंगे, पता नहीं 10 साल बाद में इकोनॉमी का क्या हाल हो, है ना। तो इस तरीके से ये जो सिचुएशन बनी हुई है अभी, जो कि रिसेशन से जस्ट पहले की होती है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भाई शॉर्ट टर्म टेन्योर वाले जो बॉन्ड्स हैं उन पे रिटर्न तो कम मिल रहा है और लॉन्ग टर्म वाले जो बॉन्ड्स हैं उन पे रिटर्न कम, मतलब शॉर्ट टर्म वाले पे ज़्यादा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म वाले पे कम मिल रहा है। जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले पे कम रिटर्न हो और लॉन्ग टर्म वाले में ज़्यादा रिटर्न हो, क्योंकि लंबे समय तक कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये तो हो गया आपका इन्वर्टेड अगर यील्ड कर्व की बात करें। दूसरा वर्ड आ रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। देखो, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप देखते हो कि फेडरल रिजर्व के द्वारा अब इंटरेस्ट रेट राइज की गई है, तो इस इंटरेस्ट रेट राइज करने के पीछे कारण क्या है कि इन्फ्लेशन यूएसए में पिछले 41 साल की हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। कितनी? 9%। जबकि यूएसए के फेडरल रिजर्व को टारगेट कितना मिला हुआ है? 2%। हमारे तो फिर भी 4 ± 2% का टारगेट है ना। यूएसए में तो 2% का ही टारगेट है और वहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट चल रही है 9%। तो आप देख सकते हो कितनी महंगाई है। तो ऐसे में क्या है कि यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स राइज किए हैं। अब वो इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकेंगी, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकने का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या रिसेशन में चली जाएगी इकोनॉमी, या फिर वो इकोनॉमी बिना रिसेशन के ही काम करेगी? तो ऐसे में अगर रिसेशन में नहीं जाने का डर है
तब तो देखो उसको बोला जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की जा रही है, इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट राइज की जा रही है, मनी का जो कॉस्ट है, मतलब मनी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी राइज की जा रही है इंटरेस्ट रेट राइज होने की वजह से। उसकी वजह से अगर रिसेशन नहीं आता है तब तो देखो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोल दी जाएगी। और यहीं पर अगर यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा लगातार बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट राइज कर दी जाती है और पता पड़ता है कि इकोनॉमी चली गई रिसेशन में, मंदी में, तो ये हो जाएगी हार्ड लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ इकोनॉमी है। क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन को टेम करने के चक्कर में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा दी तो वहाँ पर फिर रिसेशन आ जाएगा, जो कि सबको परेशान कर देगा, पूरी यूएस इकोनॉमी को, और इंटरनेशनली तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका सॉफ्ट लैंडिंग का पॉइंट। फिर आ जाती है रिवर्स करेंसी वॉर। देखो नॉर्मली तो क्या बोला जाता है कि यूएसए का डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहता है, चाहे फिर वो रुपी हो, येन हो, युआन हो, जो भी करेंसी आती है। तो यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा, यूएसए के लीडर्स के द्वारा क्या कहा जाता है कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट करके रखते हैं, जिससे कि वो फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके। भाई सीधी सी बात है, $1 में अगर 20-80 रुपये अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे कि एक टॉफ़ी, अगर एक कैंडी ₹1 की आती है तो $1 में आप कितनी कैंडीज आने लग जाएंगी? 80, जो कि पहले कितनी आती थी? 75 ओनली। तो इस केस में एक्सपोर्ट राइज होगा कि नहीं हमारे यहाँ से? तो इस चीज़ को लेकर के यूएस ऑब्जेक्शन करता था, पर यूएसए के फेडरल रिजर्व ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स राइज किए हैं, इसकी वजह से डॉलर हो रहा है स्ट्रांग और बाकी करेंसीज हो रही हैं वीक। तो इसमें क्या, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंक्स, यूएसए के फेडरल बैंक के अलावा जो बाकी दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी करेंसी और वीक ना हो। एक तो होता है करेंसी वॉर। करेंसी वॉर में तो क्या होता है कि यूएसए के डॉलर के कंपैरिजन में बाकी देश अपनी करेंसीज को डिवैल्यूएट करके रखना चाहते हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। पर अब क्या हो रहा है उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज की है, उसकी वजह से डॉलर हो गया स्ट्रांग। अब डॉलर स्ट्रांग हो गया तो बाकी करेंसीज हो रही है वीक। अब वो करेंसीज वीक होने की वजह से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसके भाव ज़्यादा पड़ रहे हैं। हम खुद झेल रहे हैं ये चीज़, तो कि क्रूड ऑयल की प्राइस हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है, ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब हम करेंसी को वैल्यूएट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट कराना चाहते हैं, थोड़ी इसकी वैल्यू राइज करना चाहते हैं डॉलर के कंपैरिजन में, जिससे कि इंपोर्ट बिल को हम रिड्यूस कर सकें। तो ये जस्ट उल्टा वॉर हुआ कि नहीं? अब करेंसीज को अप्रिशिएट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और वैसे करेंसी वॉर में क्या होता है, करेंसी को डेप्रिशिएट किया जाता है, जिससे कि यूएसए जैसे कंट्रीज में फिर बाद में वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये चाइना पे, इंडोनेशिया पे बहुत ब्लेम रखता है, ठीक है ना। चाइना 200% तक डिवैल्यूएट करके रखता है अपनी करेंसी को, तभी तो एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है वहाँ से, ठीक है। पर अभी की सिचुएशन जस्ट उल्टी है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो फेडरल रिजर्व ने भी डॉलर को थोड़ा सा स्ट्रांग कर दिया, तो बाकी करेंसीज को स्ट्रांग करने के लिए भी बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर रहे हैं। तो ये हो गया रिवर्स करेंसी वॉर। तो ये 3 टर्म्स थी जिन्हें हमें देखना था। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो अभी एक ड्राफ्ट बिल रिलीज किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। बिल का नाम है, यहाँ पर देखो, द ड्रग्स मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल्स 2022। अब ये ड्राफ्ट का मतलब है कि अभी फाइनल नहीं है ये बिल। जब ड्राफ्ट का मतलब हो गया पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया गया है। हमारे जैसे जो लोग हैं वो इनको देखेंगे, हमारे जैसे का मतलब हो गया जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, इस बिल में जो प्रोविज़न किए उनको स्टडी करेंगे, फिर अपने हिसाब से फीडबैक देंगे, और उन फीडबैक को फिर गवर्नमेंट ले या ना ले वो गवर्नमेंट की इच्छा है। बेसिकली हमारे यहाँ पर 1940 का ऑलरेडी एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट चल रहा है, उस 1940 के एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अब नए बिल में ये जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है ना, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। एक तो मेडिकल डिवाइसेस को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे बताया गया है। 1940 का जो एक्ट है उसमें मेडिकल डिवाइसेस को 4 तरीके की ड्रग्स होती हैं, उन्हीं में से एक तरीके की ड्रग के क्लासिफिकेशन में डाल रखा है। पर अब क्या होगा, एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखा जाएगा मेडिकल डिवाइसेस को। दूसरा चीज़ कि अगर कहीं पर भी इस बिल के प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया जाता है तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट की बात की जा रही है। कैसे?
जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जैसे मान लो कोई भी मेडिकल डिवाइस नया बना है, कोई नई ड्रग इन्वेंट हुई है, तो उसको क्या किया जाता है, ट्रायल किए जाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे लगाए जाते हैं वो, ठीक है, उनको फिर चेक किया जाता है कि हाँ जी कितना किस पे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो उसकी वजह से कहीं पर भी इस बिल में दिए हुए प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो इसमें पनिशमेंट के प्रोविजन कर रखे हैं। इसके अलावा जो ई फार्मेसीज होती हैं, जैसे आजकल देखते हो ऑनलाइन मेडिकेशन के लिए अवेलेबल रहती हैं बहुत सारी कंपनियां, उनको रेगुलेट करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 वाले एक्ट में कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए ये लाया जा रहा है बिल। तो अब देख लेते हैं एक एक को। देखो, ऑनलाइन फार्मेसीज के बारे में तो कुछ प्रोविज़न है ही नहीं। 1940 के जो एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें उसमें, तो इन ऑनलाइन वेबसाइट्स हो या जो भी एप्लीकेशंस ऑपरेट हो रही हैं, उनको टैकल करने के लिए ये प्रोविज़न डाले जा रहे हैं सेपरेटली। इसके अलावा आज मान लो किसी भी वेबसाइट के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई इंस्पेक्टर जाता है ना, ड्रग इंस्पेक्टर, तो उसको ये ही नहीं पता रहता कि 1940 का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें कौन से लॉज हैं, कौन से प्रोविज़न है, क्या है, जिसके बेसिस पे वो ऑनलाइन जो ई फार्मेसीज हैं उनको वहाँ पर रेगुलेट कर सके, उनके खिलाफ में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी जो ड्रग्स का फैसिलिटेशन हो रहा है उसको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है, तो उसके प्रोविज़न हो गए। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिकल डिवाइस नया बनाया जा रहा है तो उसके ट्रायल तो किए जाते ही हैं। अब ट्रायल करने में कुछ पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, कोई इंजेक्शन है, कोई ड्रग है या कोई मेडिकल डिवाइस उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके ट्रायल तो किए ही जाते हैं ना। तो ऐसे में वो जो पार्टिसिपेंट हैं उस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोविज़न किया है, जो लीगल आयर्स हैं, जो कि उसके बच्चे हैं या डिपेंडेंट्स हैं। तो अगर उस पार्टिसिपेंट को कोई इंजरी होती है उस ट्रायल के अंडर में या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उनको प्रॉपर मैनर में पूरा दिया जाएगा कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न पूरा किया जा रहा है। और अगर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है तो फिर उसके बाद में जो मेडिकल कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। अब नए प्रोविज़न क्या डाले गए हैं, फाइन डाला जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, जेल होगी। ये दो चीज़ें तो हैं ही अगर कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया फाइन तो उसके बाद में डबल फाइन का प्रोविज़न और कर रखा है। तो ऐसे में ये एक सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, कि भाई कहीं ना कहीं जो ट्रायल के लिए जो लोग वॉलंटरीली आते हैं कि हाँ जी हम रेडी हैं, हमारे ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर लो, तो उस तरीके से उनको कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए ना। इसके लिए देखो, ट्रायल करने से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक परमिशन लेनी होगी, किससे, एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, जो कि अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर में वो ट्रायल्स कंडक्ट करवाएगी, जिससे कि पूरा पता रहे कि हाँ भाई कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या इसका प्रोडक्ट है, किस पे ट्रायल किया जा रहा है, जिससे कि फिर उस पार्टिसिपेंट को जिस पे ट्रायल हो रहा है उसके जो डिपेंडेंट है उनको ध्यान में रखा जा सके। पर इसमें भी एक कमी बताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ है इसमें ये है कि मेडिकल जो इक्विपमेंट डिवाइसेस को हम बात कर रहे हैं वो ट्रायल के लिए तो आपने बोल दिया, पर उसके बाद में एक बार अगर वो पास हो गया, ठीक है, मान लो कि एक बार लगाया मेडिकल डिवाइस और उसके बाद में वो पास हो गया कि हाँ बहुत बढ़िया डिवाइस है, अप्रूवल मिल गया, पर उसके बाद में सर्विलियंस रखना जरूरी है ना, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। इसका मतलब कि जब मार्केट में वो डिवाइस बिकने लग जाए, मान लो कोई पेस मेकर है या कोई नी ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, हिप ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई डिवाइस तैयार किया, कुछ भी हो सकता है ना, तो बोलो वो डिवाइस एक बार अप्रूवल ले ले उसके बाद में आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, वो बोलो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कैसे? क्योंकि एक पेशेंट की बॉडी में वो मेडिकल डिवाइस कई सालों तक रहता है, अगर वो बीच में कहीं माल फंक्शन कर गया तो उसके लिए भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस की बात की जा रही है, बोले इसका प्रोविजन होना चाहिए, इस इशू को टैकल करना जरूरी है। इसके आगे देखें, मेडिकल डिवाइस जो हैं उनको अलग से डिफाइन किया गया, क्योंकि 1940 का जो कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसमें तो मेडिकल डिवाइसेस को 4 डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स होती हैं उनमें से एक कैटेगरी में डाल रखा था। अब क्या किया है ड्राफ्ट बिल में, एक मेडिकल डिवाइस वो होंगे जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं, किसी बीमारी को चेक करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है,
इम्प्लांट, जो बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं डिवाइसेस, वो हो गए। डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए जो असिस्टेंस के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं, वो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस सब आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सप्लिसिट डेफिनेशन दी है जो कि पहले वाले एक्ट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक मेडिकल डिवाइस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब ये बोर्ड क्या होगा, इस बोर्ड में वो मेंबर्स होंगे जो कि टेक्निकल एडवाइजरी इशू करेंगे। जैसे कि मान लो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं कोई भी, उन ड्रग्स में क्या सही है, क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड ये जो टेक्निकल मेडिकल डिवाइस टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बोर्ड जो होगा ना, वो अपने ओपिनियन देता रहेगा टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी मेंबर होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, पॉलीमर टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि एक्सपर्ट्स का ये ग्रुप होगा इस बोर्ड में, जो कि टाइम टू टाइम रिव्यू भी करता रहेगा और अपनी ओपिनियन भी देता रहेगा गवर्नमेंट को कि ये इंप्रूव करना है, ये इंप्रूव नहीं करना है, ये परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। इससे क्या होगा, ये जो बोर्ड है ये अपनी तरफ से एडल्ट्रेशन के मुद्दे को और इनको भी रोकने की कोशिश करेगा। कैसे कि मान एडल्ट्रेशन का मतलब वैसे तो मिलावट होती है, बट मेडिकल डिवाइसेस में एडल्ट्रेशन का मतलब मान लो कि कोई टूल है वो स्टील से बना हुआ है, मेडिकल डिवाइस है ना, स्टील कंटेंट है उसमें। अब वो स्टील में अगर रस्ट लगी हुई है, स्टील बनता है लोहे से, अगर उस पर जंग लगी हुई है या कहीं से थोड़ा घिसा पिटा हुआ है, बहुत ही बुरी कंडीशन में डिकम्पोज्ड है, ठीक है, एक तरीके से डिटेरियोरेटेड कंडीशन है, टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें लगी हुई है, तो उन चीज़ों को अगर देखें तो एडल्ट्रेशन टर्म में डाला गया है, तो उसको भी रोकने का काम ये बोर्ड करेगा। ठीक है, साथ में मेडिकल डिवाइसेस में ये भी देखा जाएगा कि उस डिवाइस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी का नाम क्या है। अब वो डिवाइस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी तो कोई और है और लेबलिंग कोई और कंपनी करके बेच रही है, तो उसको भी रोका जाएगा, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पर एक एक्सपर्ट है राजीव नाथ जी, उनका ये कहना है कि देखो ये जो मेडिकल डिवाइसेस की आप बात कर रहे हो, ये प्योरली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आप ड्रग्स की, टैबलेट्स की, इनकी बात नहीं कर रहे हो जिससे कि आप एडल्ट्रेशन बोलो। सिंपल सी बात है कि आप एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको ही पता पड़ जाता है कि वो डिफेक्टेड है कि नहीं, तो यूज़ करने से पहले ही वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ऐसे में अगर उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाओगे एडल्ट्रेशन का नाम दे करके, बोले ये बहुत ही ज़्यादा बेतुकी बात हो जाएगी। इसमें मेक इन इंडिया या फिर जो इनोवेट इन इंडिया जो आइडिया पे काम कर रहे हैं, बोले इन पे लोग काम ही नहीं करेंगे। ओवरऑल पॉइंट क्या रहा है, एक एफिशिएंटली काम करने वाला बिल होना चाहिए, ओवर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक एडवाइस यहाँ से हमें मिलती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस ड्राफ्ट बिल का फाइनल क्या बिल बनता है, और फिर उसमें एक्ट जब बन जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, तब देखेंगे उसमें क्या है। अभी फिलहाल तो केवल आइडियाज़ के बारे में बात हो रही है कि हाँ जी 1940 का एक्ट बहुत पुराना हो गया, उसको हमें अपडेट या रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लियरिंग सीएम्स फॉरेन विजिट। देखो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, वो ये बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिंगापुर में मेरी एक कॉन्फ्रेंस होनी है, उस कॉन्फ्रेंस को मुझे अटेंड करने के लिए जाना है, जिसका नाम है वर्ल्ड सिटीज समिट। ठीक है, तो बोलो वो अटेंड करने के लिए मुझे जाना है, पर अभी तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है, बहुत टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो पॉइंट आता है वो ये कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर पब्लिक एम्प्लॉय हो, ठीक है, जो नेता लोग होते हैं ये, है ना, तो वो अगर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया तो उनको कहाँ कहाँ से क्या परमिशन लेनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो अगर चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ये सर्कुलर रिलीज हुआ था 6 मई 2015 को। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि फ़ला अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इस कंट्री में विजिट के लिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ऑफिशियल विजिट पे जाए या फिर अपनी खुद की प्राइवेट, जैसे फैमिली के साथ में ऐसे घूमने भी जा रहे हैं, तो भी उनको इन्फॉर्म करना होता है, चाहे फिर वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हो, यूनियन टेरिटरी में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत होती है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्लियरेंस लेनी होती है। ये सारे प्रोविजंस क्या है यहाँ पर हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम आ गया यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर अगर जाते हैं, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर फॉरेन विजिट पे, तो उनको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी एक और डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी से।
तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसीजरल सिस्टम प्रोटोकॉल्स हैं, जिन प्रोटोकॉल तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, खैर वैसे रूल रेगुलेशन अगर देखें तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बोल दिए जाते हैं, पर वो एक अलग सोच में आप ले जाओगे। तो हम प्रोसीजरल सिस्टम की बात करते हैं। तो ये प्रोसीजर है, इनको फॉलो करते हुए ही फिर बाद में कोई भी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउट ऑफ इंडिया जा सकता है। ठीक है। पॉलिटिकल क्लियरेंस की बात करें, देखो इसमें सिंपल सी बात यह है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो फॉरेन ट्रिप पे जाए, जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या फिर गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, ठीक है, मिनिस्ट्रीज के जो लीडर हैं वो हो गए, तो उनको क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे, जिससे कि एक तो गवर्नमेंट को पता रहे कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ आउट ऑफ इंडिया गए हैं। इससे क्या है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखा जा सके, कल को ना कोई अनहोनी आए तो वहाँ पर मैनेज तो कर सके, राइट। और साथ में ये भी कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो क्या स्टेटमेंट दे क्या नहीं दे, किस तरीके के माहौल में वो जा रहे हैं, उसमें रिस्क तो नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी बनती है फिर, तो इसलिए क्लियरेंस होता है। बट वही चीज़ है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो जाती है कि भाई आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए की, तो वहाँ पर इस तरीके से पॉलिटिक्स खेल ली जाती है, कई बार डिले कर दिए जाते हैं, इसी को लेकर के पूरा एलिगेशंस है। बस क्लियरेंस कहाँ कहाँ से लेनी होती है ये देखना था। बाकी तो लंबी लिस्ट बता रखी है, आप देखना चाहो तो खुद से देख लेना कि ब्यूरोक्रेट्स को जाना हो तो उनको कहाँ से अप्रूवल लेना होगा, एक बार पढ़ जरूर लेना इसको, ठीक है ना। बाकी मेन जो था हमारा चीफ मिनिस्टर का पॉइंट वो तो देख लिया हमने। नेक्स्ट आ गए हम फ्रंट पेज पे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एक देखो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिससे कि एक तो एमएसपी को ट्रांसपेरेंट मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, और एक जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग होती है उसको प्रमोट किया जा सके। सवाल यह है कि इस पैनल को चेयर कौन करेगा। इस पैनल के हेड होंगे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, संजय अग्रवाल पैनल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो एमएसपी और एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड हो गई, कुल मिला के बात ही होगी, ठीक है। एमएसपी से रिलेटेड होगी और जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, और जिन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट में दिल्ली में, है ना, उनमें से भी लीडर्स को इस पैनल का मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट, फार्मर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ये इसके मेंबर बनेंगे। और वैसे आपको पता होना चाहिए एमएसपी डिक्लेयर करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन कौन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, सॉरी। तो आपको क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो एमएसपी मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लेना, और दूसरा एक आपको पढ़ना है जीरो बेस नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ठीक है, जीरो बजट बेस फार्मिंग, ठीक है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेना इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और एमएसपी पढ़ोगे तो CACP आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, पढ़ लेना। पर इसको आप पढ़ने के लिए एक और टास्क है कि अभी रिसेंट जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से आइटम्स को अभी GST में मतलब जिनकी इंटरेस्ट रेट राइज की गई है, और कौन कौन से आइटम्स को अब इंक्लूड किया गया है। जो पहले 0% GST रेट पे चल रहे थे उनको बढ़ा करके 12%, 5%, 18% की रेंज में डाल दिया है, वो एक बार ज़रूर पढ़ोगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये छोटे छोटे माइन्यूट जो डिटेल होती है ना, माइन्यूट जो फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं आजकल प्रीलिम्स में। फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए जवाब दिया है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा एक कंसर्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। देखो ये चीज़ मैं बार बार बताता रहता हूँ जब भी हम डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है ना, इसमें देखो कोई सेंट्रल बैंक तो होता नहीं है, तो इसमें जो स्टेट है, सरकार है ना, उसकी रेलेवेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट की रेलेवेंस तब तक है जब तक उनके हाथ में फाइनेंस और कॉमर्स है, और कॉमर्स जिस दिन हाथ से निकल जाएगा उस दिन फिर स्टेट की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, बॉर्डरलेस स्टेट हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया है। क्रिप्टो करेंसीज बॉर्डरलेस होती है, इनको रेगुलेट करने के लिए ना तो कोई सेंट्रल बैंक होता है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती है स्पेकुलेशंस पे, एक्सपेक्टेशंस पे, और लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा देते हैं इसमें, और एक दिन में वैल्यू चढ़ जाती है 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, और एक दिन के अंदर सेकंडों में पता पड़ता है कि क्रैश कर गई वैल्यू। इस तरीके से है, किसी का पता नहीं है कि कहाँ पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, किसका ये, कौन इनको टैकल कर रहा है। तो इस तरीके से जहां हम आरबीआई की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मनी सर्कुलेशन को, मनी वैल्यू को, इनको मैनेज करके चलता है। कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी तो है ना हमारे पास में।
अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है, ये तो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लेकर के आएगी। अचानक से करेंसी क्रैश कर गई, मान लो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो वो करेंसी कैसे फिर आप हैंडल करोगे? कौन वहाँ पर हैंडल करेगा? किसी को पता नहीं है। फिर जिन लोगों ने वो करेंसी प्रोड्यूस की थी, जो लोग हैंडल कर रहे हैं, वो सर्वे सर्वा बन जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से आज का जो नेशन स्टेट है, राष्ट्र की जो हम बात करते हैं, उस राष्ट्र की जो पोजीशन है उसको बिल्कुल सबऑर्डिनेट बना देगा वो तो। भाई सीधी सी बात है, आरबीआई गवर्नमेंट के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज करता है, ठीक है ना। अब वहां पर अगर गवर्नमेंट की पकड़ ही नहीं होगी या आरबीआई की पकड़ ही नहीं होगी करेंसी पे, तो फिर वहां पर कौन सर्कुलेट कर रहा है मनी को, कौन करेंसी को कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस चक्कर से आरबीआई अपने कंसर्न्स रेज करता रहता है कि इसको बैन करो, इसको बैन करो। तो ऐसे में अभी G20 ग्रुप्स की G20 मीटिंग भी हुई थी ना बाली में, फाइनेंस मिनिस्टर्स की, तब भी हमारी तरफ से ये कहा गया कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, जहां पर वर्ल्ड के जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं वो मिलकर के इस चीज़ पे प्लान करें, क्योंकि ये करेंसी बॉर्डरलेस है। कोई एक कंट्री इसके ऊपर लॉ बनाए और बाकी कंट्रीज इस पर कोई एक्शन ना ले, तो भी इस मैनेज को या फिर ये जो डिसरप्शन है इसको टैकल करना बोला मुश्किल होगा, है कि नहीं। आज की जो सारी व्यवस्था ना वो बिगड़ जाती है ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज के आने से। सीधी सी बात ये है कि नहीं। आज हम आरबीआई को ब्लेम तो कर देते हैं, महंगाई कर दी, वो कर दी, महंगाई कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कल कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे फिर ये महंगाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं है कि हाँ जी कौन मैनेज कर रहा है इन करेंसीज को, बस चल रहा है काम। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर, ठीक है। तो इसको करेंसी के तौर पे मानना ये बहुत रिस्की है और आरबीआई इस चीज़ के बारे में बार बार कह चुका है। वो बात अलग है कि अभी तक इस पर प्रॉपर कोई कानून नहीं बन पा रहा है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है कुल मिला के बात अगर हम करें तो। यूरोप में हीट वेव चल रही है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, जो हम नॉर्दर्न इंडिया में फील करते हैं समर्स के टाइम पे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोल रहे हैं। चलो बढ़िया है, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बातें हो जाती हैं बहुत सारी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, बट बातें ही रह जाती है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं बर्मिंघम, दैट मीन्स यूके में, ठीक है। तो देखते हैं 28 तारीख से शुरू होंगे, फिर इसका रिजल्ट जो होगा वो देखेंगे कौन जीतता है, कितने मेडल्स क्या है, ठीक है। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। जो बताया वो पढ़ लेना।